गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि परम आईएएस ने डेली मेंस आंसर राइटिंग का जो नया कोर्स शुरू किया है, उसमें डेली आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं लिखने के लिए। और आज जो है डे 7 का है, उसके क्वेश्चंस पे आज हम लोग इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो 2 क्वेश्चन दिए गए आपको वो इंडियन इकोनॉमी से हैं और जीएस पेपर 2 के लिए ये क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है ये जीएस 2 के। तो चलिए एक एक करके जो है इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि जो डेली मेंस आंसर राइटिंग में जो डे 7 के क्वेश्चन दिए गए इंडियन इकोनॉमी में, उसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है। ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका डे 7 का, ये डे 7 का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, और ये जीएस पेपर 2 का है। ये जीएस पेपर 2 का जो है, बीपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है इकोनॉमी वाला सेक्शन, उससे रिलेटेड है। तो जो क्वेश्चन है, हाउ आर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम द दोज फॉलोड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। मतलब नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत भारत में इससे पहले जो योजना आयोग थी उससे जो है किस प्रकार से अलग है या भिन्न है। ठीक है, डिफरेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले समझना है कि पूछ क्या रहा है। तो अभी जो 2015 में फॉर्म हुआ है नीति आयोग, और उससे पहले 1950 से आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, ये 1950 में हुई थी प्लानिंग कमीशन, है ना। और ये लगभग 1915 तक जो है ये संस्था काम करती, 2015 तक काम करती रही। और बाद में 2015 में जो है कौन सी संस्था बनी है, उसका नाम है नीति आयोग। ठीक है ना, नीति आयोग। तो ये जो पूछ रहा आपसे कि जो पहले प्लानिंग कमीशन थी, इसका जो फंक्शन का स्टाइल था, और अब जो नीति आयोग है, वो नीति आयोग के फंक्शन जो है वो उससे योजना आयोग से कैसे अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रो देना पड़ेगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है, ठीक है ना, वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, वो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया है कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस करके इंडिया में प्लानिंग के लिए एक अलग से एक नई बॉडी बनेगी, जो बदलते हुए जो चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, इकोनॉमिक चैलेंज है, डेवलपमेंटल चैलेंज है, उसको ध्यान में रखते रहते प्लानिंग करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रो में वो डालना पड़ेगा, और कैसे डिफरेंट है उसके बारे में बात करनी होगी। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें जो आपको इंट्रो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि नीति आयोग जो है इसका फंक्शन का स्टाइल कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीति आयोग का कि ये क्या है, जन समर्थक है। जन समर्थक मतलब है प्रो पीपुल है, या कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, जन समर्थक। प्रो पीपुल का मतलब क्या होता है कि ये जनता के हितों को प्रायोरिटी में रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नीति आयोग फॉलोड बॉटम टू अप्रोच। नीति आयोग कैसा अप्रोच फॉलो करती है, अगर आप इसको देखना चाहें तो इसमें आप जो है इसके थ्रू भी दिखा सकते हैं कि ये है, ये बॉटम है, और ये कौन है, अप है। ठीक है ना, आउटर। नीति आयोग का जो फंक्शन है वो क्या है, बॉटम टू अप है। और जो पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन था, ये कैसा था, ये अप टू बॉटम था। ठीक है ना, अप टू बॉटम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्लानिंग बनेगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे प्लान के, वो कैसे लिए जाएंगे, वो ऊपर से लिए जाएंगे। जो हायर अथॉरिटी होगी प्लानिंग कमीशन, वो डिसाइड करेगी, और उस प्लान को स्टेट या यूटी, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे लोगों वाले लोग जो हैं, जैसे स्टेट्स हो गए, यूटी हो गए, उनकी भागीदारी कम होगी प्लानिंग बनाने में। गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो बॉडी है योजना आयोग, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग, उसका डिसीजन सर्वोपरि होगा, सारे डिसीजंस वही लेंगे। तो ये कौन सा है, ये अप टू बॉटम है। और जो अभी जो नीति आयोग बनी है, इसका क्या है, इसका है बॉटम टू अप। नीचे की जो लोग हैं या नीचे की जो भागीदारी होगी, ठीक है, बॉटम वालों की, वहाँ से लेके ऊपर की तरफ जो है हम डेवलपमेंट में प्रायोरिटी को रखेंगे। तो ये प्रो पीपुल है, इसको कहते हैं प्रो पीपुल। मतलब जो जनता है, जनता के हितों को प्रायोरिटी में रखती है ये संस्था नीति आयोग। ये है प्रो एक्टिविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं नीति आयोग सक्रियता समर्थक सिद्धांत पर काम कर रहा है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो जनता के सामने जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी में रखती है, इसी को कहते हैं प्रो एक्टिव। मतलब जनता पहले अपनी इश्यूज उठाए, उससे पहले ही जो नीति आयोग है उस सारी समस्याओं पे जो है ध्यान रखेगी, और उस पर जो है एक्टिव होके जो है वर्क करेगी। तीसरा है पार्टिसिपेशन, भागीदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लानिंग में, वहाँ के जिसके लिए हम प्लान बना रहे हैं उसकी भागीदारी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी नीति आयोग की सबसे पहली है। इसमें क्या करती है, ये पॉलिसीज़ बनाते वक्त, ठीक है ना, लोगों की भागीदारी, इन हाउस मेंबर्स, यूनियंस एंड स्टेट्स, इन सब को जो है ध्यान में रखती है। तो ये नीति आयोग चाहती है कि स्टेट्स और जो यूटी है इंडिया की,
उन सब की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और जनता की भागीदारी को प्रायोरिटी में रखा जाए। इसका मतलब है कि ये जो डिसीजन लेगी मोनोटोनस वे में या अपने से नहीं लेगी, ये सब से जो है पूछ करके, ठीक है, उसको भागीदारी को सुनिश्चित कर करके कि जो भी हम प्लान बना रहे हैं उसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका जो है एक बहुत बड़ा ये है, ये फीचर्स है, ठीक है। इसमें स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं, यूटी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी भागीदारी होती है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए यूटी में, स्टेट्स के सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उन सब की भागीदारी सुनिश्चित करती है। एम्पावरिंग वोमेन जो दूसरा है, नीति आयोग में महिलाओं की भागीदारी जो है और उनको सशक्त करना, एम्पावर करना, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो आप महिलाओं का जो फैक्ट ये है पॉइंट्स यहाँ पे, एम्पावरिंग वोमेन, पॉलिसी मेकिंग में नीति आयोग जो है कोशिश करती है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो भी स्कीम्स होती है या जो भी इनिशिएटिव होती है या जो भी पॉलिसी होती है उसको प्रायोरिटी में रखती है कौन, नीति आयोग। ये सारे जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन बॉडी थी 1950 में जो इस्टेब्लिश हुई और 2015 तक वो काम करती रही, उसमें जो है ये सारी जो आपको फीचर्स दिख रहे हैं ये फीचर्स नहीं थे। तो एम्पावरिंग वीमेन भी जो है महिलाओं का सशक्त करना, जो देश की आधी आबादी है, आप इस तरह से भी इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, देश की जो आधी आबादी है महिलाएं, उसको भी जो है एम्पावर करने की जो है पॉलिसी अपनाती है कौन, नीति आयोग। अगला है इंक्लूजन ऑफ ऑल। इंक्लूजन ऑफ ऑल का मतलब क्या था, सभी का समावेश। मतलब नीति आयोग जो भी पॉलिसी बनाती है उसमें माइनॉरिटीज़ हो गए, पुअर्स हो गए, किसान हो गए, ठीक है, और जो SC STs हैं उन सब पे जो है केंद्रित होकर के पॉलिसी बनाती है, और इन सब को जो है इंक्लूजन ऑफ ऑल कहते हैं। मतलब नीति आयोग कोई भी योजना बनाएगी या कोई भी पॉलिसी बनाएगी, नीति बनाएगी, उसमें जो है वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज़, किसान, इन सब को जो है ध्यान में रखा जाएगा। अगला है इक्वलिटी, समानता। ये क्या करती है कि ये द प्रोग्राम्स लाइक अटल इनोवेशन मिशन, सेतु, ठीक है, ये किस पे ये है, बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता पे, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू यूथ एंड द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब इसमें ये है कि समाज का जो भी हिस्सा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिलाएं हो, ठीक है, इन सब को ध्यान में रख करके और उनको बराबरी पे रख करके, कि कोई ऐसा ना हो कि समाज का कोई हिस्सा बहुत आगे निकल जाए, समाज का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, उसको ध्यान में रख के इक्वलिटी को प्रायोरिटी में रखती है कि हम कोई भी स्कीम्स अगर बना रहे हैं तो उस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो योजना जो है समाजवाद लाए, ठीक है ना, इक्वलिटी लाए, वो कहीं कहीं डिस्पैरिटीज़ नहीं लाए कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे में वो चला गया और कोई जो है वंचित हो गया या उसको उस स्कीम का फ़ायदा नहीं हो गया। तो समाज में इक्वलिटी लाना, ठीक है, ये भी नीति आयोग की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है या उसका फीचर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। नीति आयोग की जो एक और फीचर्स है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट। यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट है और ये गवर्नेंस है। मोर गवर्नेंस का मतलब है कि हम लोगों को क्या करें, सरकार किसी की पॉलिसी में कम से कम हस्तक्षेप करे और उस स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बना रही है गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए, उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे और गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस हो उस चीज़ों में। वेलफेयर स्कीम्स में सरकार कम से कम हर्डल क्रिएट करे और सरकार की जो उद्देश्य है वो क्या है, लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिले, गवर्नेंस मिले, शासन मिले, ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, समानता आए, पार्टिसिपेशन और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है इन सब के लिए विजिबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और सेंसिटिव हो। मतलब कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें पारदर्शिता हो, कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं हो, वो दिखे, करप्शंस कम से कम हो, मिनिमाइज हो या करप्शन ना के बराबर हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो सेंसिटिव हो जनता की समस्याओं के प्रति, सरकार जो है सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, असंवेदनशील हो, कोई भी जनता की समस्या है उसके प्रति तुरंत रिस्पॉन्स करे। ये नहीं कि सरकार के सामने समस्या आया होगी और सरकार जो उसको लेकर के इनएक्टिव बनी पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपेरेंसी भी एक बहुत बड़ा फीचर्स है नीति आयोग के कार्य करने में या कार्यशैली में, ठीक है। तो ये सब उसके फीचर्स है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या है पहले का जो नीति आयोग, अभी का जो नीति आयोग है, पहले का प्लानिंग कमीशन है, उसमें क्या क्या जो है डिफरेंसेस है उसके काम करने में या उसके प्रिंसिपल में, ठीक है। आप जो फीचर्स मैंने बताया उन सारे फीचर्स को आप चाहते तो यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते थे, ठीक है ना। तो फीचर्स भी दिखा सकते थे आप, फीचर्स ऑफ नीति आयोग, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स को इस तरह से दिखा सकते थे। बॉटम अप था, बॉटम अप में चाहे तो यहाँ पे चार्ट बना सकते थे, ठीक है। ये अप वाला हो गया और ये बॉटम हो गया, ठीक है ना, बॉटम हो गया। तो ये जो है ये प्लानिंग कमीशन का फीचर्स है अप टू बॉटम, और नीति आयोग का क्या है, नीति आयोग का है आपका, ठीक है, बॉटम टू अप।
नीचे से ऊपर की तरफ, और प्लानिंग कमीशन का था ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, आप चार्ट के थ्रू भी अगर चाहें तो पिरामिड बना के जो है इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। डिफरेंसेस में नीति आयोग का पहले देखेंगे, नीति आयोग में क्या क्या उसका फीचर्स था या फंक्शन कैसे करती थी। तो नीति आयोग का देखेंगे आप कि इसमें जो है इट इज़ ए सीओ विथ रैंक इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी। अगर आप चाहें तो प्लानिंग कमीशन को पहले दिखा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नीति आयोग को पहले दिखा सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप चाहें तो इन दोनों को चेंज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेडिंग डाल के चेंज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो जो है यहाँ पे ये बना दीजिए, आप खाना बना दीजिए। यहाँ पे हो गया नीति आयोग और यहाँ पे हो गया प्लानिंग कमीशन। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पे आप जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे देंगे, हेडिंग करके ऊपर में लिख देंगे कि चेंज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यहाँ पे दे देंगे हेडिंग। उसके बाद इसका एक फीचर दिखेंगे, दूसरा दिखेंगे, तीसरा दिखेंगे, इसी तरह से इसका दिखेंगे, दूसरा दिखेंगे, तीसरा दिखेंगे। ठीक है, ये चाहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से, कि कोई आपने यहाँ पे नीति आयोग का दिखा दिया, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का दिखा दिया, दोनों का फीचर्स लिखते गए, इसमें क्या चेंजेस है, इसमें क्या चेंजेस हैं। ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं। ये आपको पीडीएफ में जैसे मिला है वैसे भी आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को लाइन खींच के दिखा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, नीति आयोग है, इसमें क्या है, सीईओ होता है, एक रैंक है ना, सीईओ रैंक ऑफ इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं सीईओ को। और आपके पास क्या है, द पोस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन। ठीक है, इट हैज़ 5 फुल टाइम एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। 5 जो है फुल टाइम और 2 होता है पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और 4 जो है कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये सब होते हैं। वो सब क्या होते हैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स का मतलब होता है कि उसके लिए जो है जैसे वो मिनिस्टर्स हुए, मंत्री पद का शपथ लेंगे, वो प्लानिंग कमीशन के ऑटोमेटिक जो है वो मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स है। अगला है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का फीचर इट हैज अ डिप्टी चेयरपर्सन होता था। पहले प्रधानमंत्री क्या होता था, चेयरपर्सन होता था, उसके नीचे एक डिप्टी चेयरपर्सन होता था। सारे डिसीजंस यही दोनों मिलकर लेते थे। ठीक है ना, एक सेक्रेटरी होती थी और फुल मेंबर सेक्रेटरीट होते थे। और ये सब जो है उसके प्लानिंग कमीशन के फीचर्स है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है फेडरलिज्म का वह रूप जिसमें सेंटर और स्टेट एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं सहकारी संघवाद। हिंदी में क्या कहते हैं, सहकारी संघवाद कहते हैं इसको, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप समझेंगे बहुत अच्छे से। उसमें प्लानिंग कमीशन का अप्रोच का था टॉप डाउन टू, टॉप से बॉटम की तरफ था, है ना। ऑल डिसीजन जो है टॉप पे लेवल पे लिए जाते थे। ठीक है, और ये उतना सक्सेसफुल नहीं था। नीति आयोग का क्या है, इसका है कि इसका बिल्कुल अपोजिट है, ये बॉटम टू अप की तरफ है, जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको पिरामिड बना के समझा रहा था। ठीक है ना, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है दोनों का, कि ये प्लानिंग कमीशन ऊपर सब में सारे डिसीजन देती थी। ऊपर में सारे डिसीजन का मतलब क्या हुआ, कि सारे डिसीजन जो लिए जाते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से लिए जाते थे, स्टेट्स की उतनी भागीदारी नहीं होती थी। ठीक है, स्टेट को जो प्लान बना के दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट उसी पे काम करती थी। इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम। लेकिन इसमें क्या होती है, नीति आयोग में, नीति आयोग में स्टेट से पूछ करके, यूटी से पूछ करके, स्टेट की भागीदारी सुनिश्चित करके प्लान बनाए जाते हैं, जिसको कहते हैं बॉटम टू अप। ठीक है, ये डिफरेंसेस है। अगला आपका कंट्रोल ओवर फाइनेंस। वित्त पे जहाँ तक बात आ गई, पैसे पे नियंत्रण की बात होगी, तो दोनों पहले जो आयोग था प्लानिंग कमीशन, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती थी कि किसको कितना पैसा मिलेगा, सारा कुछ इसी के पास था। ये फाइनेंस कमीशन कौन सी बॉडी है, फाइनेंस कमीशन जो है, वित्त आयोग जिसको कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये नीति आयोग जो है, प्लानिंग, इस नीति आयोग बोल रहा हूँ, योजना आयोग जो है, ये कौन सी बॉडी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब ये संविधान में इसका कोई मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया है, तो ये इसकी तुलना में तो कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे फैसले जो लेती थी, कौन लेता था, वो प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग लेती थी, और फाइनेंस कमीशन का रोल एज सच था नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम कर रहा था कौन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, लेकिन नीति आयोग में क्या है कि नीति आयोग में फाइनेंशियल एलोकेशन कौन प्ले करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। नीति आयोग का उतना रोल नहीं है पैसा को देने में। अभी सारा फंक्शन कौन देखता है फाइनेंशियल एलोकेशन का, वो फाइनेंस कमीशन देता है। ठीक है, किसको कितना रिवेन्यू दिया जाएगा, फंड को कितना दिया जाएगा, ये सारे फैसले फाइनेंस कमीशन करती है, नीति आयोग नहीं करती है। लेकिन इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन थी, वो फैसले सारे प्लानिंग कमीशन करती थी। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, आपको जैसा मैंने कहा था कि पहले की जो योजना आयोग थी प्लानिंग कमीशन, वो जितने भी एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना,
उसमें चीफ मिनिस्टर्स और यूटी के जो लोग होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो सब उसके मेंबर्स होते थे। वो सब किसको करते थे, रिपोर्ट करते थे, वो प्लानिंग कमीशन को करते थे। लेकिन नीति आयोग में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। और ये बॉडी जो है एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम नहीं करती, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप लिखेंगे नीति आयोग हैज़ टारगेटेड। नीति आयोग ने विभिन्न मार्गों, अभी जो देखा आपने सबसे बड़ा फीचर है कि नीति आयोग जो है हमेशा इंडेक्स निकालती है, ठीक है ना। क्या निकालती है, इसने सारी चीज़ों पे काम किया, बहुत अच्छे से काम किया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपोज अचीव करने के लिए, सहकारी संघवाद को अच्छा बनाने के लिए, सहकारी संघवाद को, ठीक है। इसने क्या किया है कि इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे, जैसे राज्यों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, भागीदारी, ठीक है, किसमें, नीति निर्माण में, नीति निर्माण, ठीक है ना। उसके बाद स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा अगर देखा जाए, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन जिसको कहते हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। तो राज्यों की भागीदारी किसके, नीति निर्माण में, और बाकी जो और सेक्टर हैं जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, गरीबी उन्मूलन हो गया, बेरोजगारी हो गई, इन सब पे जो है बहुत अच्छा काम किया है किसने, नीति आयोग ने। और इसलिए सबसे अच्छा एक काम ये करती है कि ये हेल्दी कंपटीशन जिसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा, ठीक है, उसके लिए इंडेक्स जारी करती है। क्या करती है, इंडेक्स जारी करती है कि स्टेट के बीच में और स्टेट और सेंटर के बीच में कंपटीशन बढ़ाने के लिए कि किसने हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया। हर साल जो है इंडेक्स के जरिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है, उसको इंकरेज करती है कि वो डेवलपमेंट के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो अभी देखा गया है कि जो 2015 में ये बनी है नीति आयोग, इसने विभिन्न सेक्टर्स में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे जो है पॉवर्टी इरेडिकेशन हो, गरीबी उन्मूलन जिसको कहते हैं, या बाकी रोजगार के क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, ठीक है, उद्योग के बारे में हो, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो, इन सब क्षेत्रों में नीति आयोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसमें जो है इस आयोग में जो मेंबर्स हैं, जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं या पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो क्या प्रोफेशनल लोग हैं, समय के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर के जो है कुछ लोग, उनसे भी एडवाइस दी जाती हैं, और डिफरेंट फील्ड के जो स्कॉलर्स होते हैं, साइंस टेक के हो गए, या किसी को फाइनेंस का बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है वो, ठीक है ना, जिसको पॉलिसी का बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है, उनकी को भी जो है इसके मेंबर्स में रखा गया, जिसकी वजह से नीति आयोग जो है जब से ये बनी है तब से बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका इकोनॉमी, ये क्वेश्चन जो है आपने देखा कि वो क्वेश्चन पे हमने देखा कि इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, इसको कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पहले एक काम इसमें करना है कि आपको प्लानिंग कमीशन का पढ़ना है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, और नीति आयोग जब से बना है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, दोनों के फंक्शंस कैसे चेंज अलग अलग हैं, और दोनों ने जो है किस तरह से जो है अपने गोल को या उद्देश्य को प्राप्त किया है, वो हमको देखना है। तो पहला क्वेश्चन हमने जो है लॉन्ग का था वो डिस्कस किया। जो दूसरा क्वेश्चन है, डे 7 का, वो है नियोजन समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीति पैदा करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग लॉन्ग टर्म विजन एंड स्ट्रेटजी फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास में किस तरह से आपको, या घर में भी देखा होगा कि घर चलाने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से जो है प्लान करते हैं कि कहाँ पे कैसे पैसे खर्च करनी है, कैसे सेविंग करके रखनी है, ठीक है ना, किस क्षेत्रों पे ज़्यादा खर्च करना है, एजुकेशन पे कितना साल में खर्च होगा, हेल्थ पे कितना खर्च हो सकता है। तो जो आपके पेरेंट्स होते हैं या घर के लोग होते हैं, या अपने आसपास भी देखा होगा कि जो लोग प्लान करके नहीं चलते हैं उनकी हालत हमेशा ख़राब रहती है, वो हमेशा जो है पैसे की संकट से या क्राइसिस से जूझते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सेविंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, या कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें प्लान करके चलते हैं, तो उनको कभी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती है। तो आज जो सेकंड क्वेश्चन है उसी के बारे में बात हो रही है कि डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्लानिंग जो है वो कैसे बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, और वो भी कैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसमें जो आप देखेंगे सारी चीज़ों को, पहले इंट्रो में हम जाएंगे, इंट्रो वाले पार्ट में जाएंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग अगर हम देखेंगे तो इंडिया में आज़ादी के बाद 1950 में ही जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नीति आयोग की प्लानिंग कमीशन की स्थापना की थी, योजना आयोग की स्थापना की। कौन सी संगठन की, मार्च 1950 में जो है, मार्च 1950 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम है योजना आयोग, ठीक है। और आपको पता है कि चूंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज अ ग्रेट सोशलिस्ट एंड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिज्म। तो उन्होंने जो रशियन मॉडल है 5 ईयर प्लान का, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान,
ठीक है, उसको अपनाया था 1951-50 से, और उसी के हिसाब से जो है भारत की अर्थव्यवस्था पे प्लान पे काम किया गया था। तो पहले जो हमारे आर्किटेक्ट हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे महालनोबिस B.R. गाडगिल और V.K.R. राव, ये सब कौन है? ये सब जो है हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने वाले वैसे लोग हैं, ये अर्थव्यवस्था में डिसीजन लेने वाले आज़ादी के बाद महापुरुष है, जिन्होंने जो है प्लान करके भारत की अर्थव्यवस्था को विकास देने में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि प्लानिंग कमीशन का जो है वो कैसे 1950 में इस्टेब्लिश हुई और उसका फंक्शंस कैसे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इसने सबसे पहले अपनी स्थापना के बाद से लेकर जब ये इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद से लेकर इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो है रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन है देश के, उसको जो है मेज़र करके और जो बेस्ट तरीका हो सकता है उसको यूटिलाइज करने का बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से उस पर काम किया। प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फॉर द पीरियड 1951 से 1956 में पहला जो है पंचवर्षीय योजना बना, जिसमें क्या है, पहली प्रायोरिटी थी हमारे फूड सफिशिएंसी की, खाद में आत्मनिर्भरता की, कि उस समय आज़ादी के बाद हमें जो है बाहर से खाद्यान्न मंगवाना पड़ता था। तो पहली प्राथमिकता की फूड ग्रेन्स में हम इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो आप इस पॉइंट्स को इसमें ऐड करेंगे। और 2014 की तब में 2014 में आपको बता 12वां जो कौन सा है, 12 फिफ्थ ईयर प्लान, ठीक है ना, 12 फिफ्थ ईयर प्लान जो बना है वो 5 ईयर प्लान 2017 तक, जब 2012 से 2012 में कौन है 12वां फिफ्थ ईयर प्लान आया, 12वां फिफ्थ प्लान, और 2017 तक के लिए था ये। ठीक है, तो भारत में टोटल जो है 70 सालों में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, और इन योजना ने जो है भारत के जीडीपी ग्रोथ में, औद्योगिक विकास में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, ठीक है, फूड सफिशिएंसी में, पॉवर्टी इरेडिकेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में, ठीक है, और ओवरऑल भारत के विकास में, विभिन्न राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन? योजना आयोग ने। ठीक है, तो अचीवमेंट देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के इंडिया की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये योजना आयोग जब बनी 1950 में और 51 से जो है पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। सेकेंड वाले में हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले वाले में खाद्य में आत्मनिर्भरता, दूसरे में है हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहते हैं भारी उद्योगों का विकास या औद्योगिकरण को प्रायोरिटी दी गई। तो उसमें जो है कुछ उसके अचीवमेंट्स हैं। 12 जो पंचवर्षीय योजना चली उस योजना का कुछ अचीवमेंट रहा है, उस अचीवमेंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो योजना आयोग की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसने औद्योगिक विकास में, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है ना, इसमें कैसे है कि इसमें देखिएगा, इट वाज सक्सेसफुल इन द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। औद्योगिक एवं कृषि विकास के क्षेत्र में इसने बहुत बड़ी उपलब्धि धारण की है। पहले में मैंने आपको कहा कि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में, खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर कहें। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर के, जिसको महालनोबिस मॉडल पे जो थी, ठीक है ना, पहला हैरल्ड डोमर पे है, मॉडल भी आप डिस्कस कर सकते हैं 2-3 का, कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैरल्ड डोमर पे थी, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपके महालनोबिस मॉडल पे थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भरता, कृषि में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, और दूसरा का था औद्योगिक विकास। तो इसने जो है ओवरऑल औद्योगिक विकास करके और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता करके लोगों की इनकम को बढ़ाया है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, देश की जीडीपी को बढ़ाया है। तो पहला अचीवमेंट वो है। दूसरा अचीवमेंट है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसने क्या किया है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, बड़े बड़े डैम लगे, जो बांध लगे, जिसने सिंचाई पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया, रोड्स बने हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे BDR आप मेंशन कर सकते हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान में भिलाई, दुर्गापुर और रशिया, ये 3 बड़े उद्योगों की स्थापना हुई सेकंड 5 ईयर प्लान में। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, इरिगेशन ने भी रोल प्ले किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है ना, भाखड़ा नागल डैम्स हो गया, दामोदर घाटी वैली वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें रोड्स में, रेलवेज में, इन सब में भी जो है योजना आयोग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो तीसरा जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है ना, वो आपका डेवलपमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है प्लानिंग कमीशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसने लार्ज नंबर ऑफ जो है स्कूल कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई, जिससे जो है हमारे एजुकेशन में, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय शिक्षा की क्या स्थिति थी, और अभी देखेंगे तो शिक्षा की क्या स्थिति थी। तो इसमें आप डेटा को डाल सकते हैं। इसमें जो डेटा है कि आज़ादी के समय जब प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, उस समय एजुकेशन का लिटरेसी रेट क्या था और अभी लिटरेसी रेट क्या है, उसको आप यहाँ पे कंपैरिजन में डेटा डाल सकते हैं। अपने सारे आंसर्स में आप डेटा डालेंगे, डेटा बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो की स्टैब्लिशमेंट में, IIM के स्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, IIT के स्टैब्लिशमेंट में, उन सब में भी योजना आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सारी पॉलिसी को बनाने में किसका रोल है, योजना आयोग का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, ठीक है, जैसे स्पेस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, ठीक है, IIT के मामले में, ठीक है, आपके टेक्नोलॉजी के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में, इन सब में जो है डेवलपमेंट करवाने में क्या है, प्लानिंग कमीशन का रोल है। अगला जो है आपका वो एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कौन सा है, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी जो है व्यापार को बढ़ाने में भी जो है
प्लानिंग कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। भारत को आपको पता है कि प्लानिंग इसमें व्यापार में जो है आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, इन सब के जो है इंक्रीजमेंट में भी आपके योजना आयोग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये सब पॉइंट्स है जो आपको मेंशन करने हैं कि क्या इसका जो है ये रहा है। फेल्योर क्या है प्लानिंग कमीशन के अचीवमेंट्स को हमने देखा, कुछ फेल्योर है जिसपे हमको फेल्योर पे भी बात करनी चाहिए कि प्लानिंग कमीशन जो है किन किन क्षेत्रों में असफल रहा। तो एक एक करके देखेंगे। फेल्यूर टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाने में ये अभी भी क्या है असफल रहा है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक भी जो है हमारे देश की अच्छी खासी आबादी जो है आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन में या गरीबी उन्मूलन में ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया, ये इसकी बहुत बड़ी खामी रही है, ये इसकी असफलता रही है, ठीक है ना। दूसरा है इनइक्वलिटी, इसने देश में समानता, असमानता भी कह सकते हैं कि गरीबी और असमानता को समाप्त, क्योंकि गरीबी खत्म नहीं होगी तो असमानता भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। ये बिग टैबू है, इस पर बहुत बड़ा धब्बा है कि प्लानिंग कमीशन जो है इस तरह से जो है आज़ादी के इतने साल भी यहाँ से गरीबी और इनइक्वलिटी को ख़त्म नहीं कर पाया। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को भी ख़त्म करने। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक बेरोजगारी भी अभी भी पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्लानिंग कमीशन की असफलता। फेलियर टू इरेडिकेट करप्शन एंड स्टॉप ब्लैक मनी, ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में और काले धन को ख़त्म करने में भी जो है असफल रहा है, जबकि इसने इसको उद्देश्य किया था इन सबको ख़त्म करना। इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में भी देखें कि महंगाई के लिए भी जो है जिस तरह से देश में आज भी महंगाई जो है सस्टेन करती है, ख़त्म नहीं हो पाई है। इन्फ्लेशन हमेशा समय समय पे जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। ये ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है महंगाई का। लेकिन नीति आयोग के बनने से पहले जो योजना आयोग थी जो 50 से काम कर रही थी, इसका भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में जो है उतना बड़ा रोल नहीं रहा, ये कंट्रोल नहीं कर पाई, ठीक है। ये सब उसके ये हैं अचीवमेंट्स। अब ये हमने देख लिया प्लानिंग कमीशंस का। अगला है आपका नीति आयोग का। नीति आयोग कब दिखाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसका क्या बड़ा रोल प्ले है ना, रोल है। ये अगला जो पॉइंट्स है आपका नीति आयोग। अभी हमने प्लानिंग कमीशन का देखा, उसी तरह से आप नीति आयोग के अचीवमेंट को दिखाएंगे और उसके कमियों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ नीति आयोग। इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको पता है कि 17 जो है यूएनओ का 17 गोल्स है, मेन गोल्स है। अब 169, ठीक है, सेकेंडरी गोल्स है। तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पाने में नीति आयोग का बहुत बड़ा रोल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हम ऊपर बात कर चुके हैं, सहकारी संघवाद, राज्य और केंद्र के बीच अच्छे संबंध बनाना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना और राज्यों को इनकरेज करना, ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी ये बहुत बड़ा रोल है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में नीति आयोग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव, ये क्या करती है कि ये कुछ सालों के जैसे 15 साल के आधार पे, 7 साल के आधार पे और 3 साल के आधार पे, ठीक है ना, विजन मैप या 7 ईयर स्ट्रेटजी और 3 ईयर एक्शन प्लान के जरिए जो है क्या करती है, देश के विकास को निर्धारित करती है। इसके द्वारा लिए गए कुछ जो है की इनिशिएटिव क्या है, जैसे अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, उसका जो स्कीम है अमृत मिशन, चाहे डिजिटल इंडिया, ठीक है। डिजिटल इंडिया का मतलब होता है ग्रामीण और शहर के बीच में जो इंटरनेट है वो के बीच में बैलेंस करना, मतलब डिवाइड, मतलब गांव के लोग भी जो है इंटरनेट का यूज़ कर पाएँ, वहाँ तक भी पहुँचो, उसी को कहते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है ना, अटल इनोवेशन मिशन, नए नए इनोवेशंस को जो है प्रमोट करना, उसके लिए जो है ये इसकी जो है नीति आयोग की इनिशिएटिव है। मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में उसमें सुधार करना और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, कृषि के क्षेत्र में सुधार करना, ये सब क्या है, नीति आयोग के इनिशिएटिव है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में इसने कौन कौन से काम किया है, मॉडल लैंड लीजिंग लॉ, रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, ठीक है ना, एपीएमसी और एंड द जो अगला है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नीति आयोग के रिफॉर्म्स, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केट एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स, ये सब कृषि के क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। सब ग्रुप्स एंड टास्क फोर्स, इसने टास्क फोर्स भी बैठाया शहरों का पुनर्द्वार करने के लिए, ठीक है ना, सीवेज, साफ सफाई, ठीक है, मतलब अर्बन डेवलपमेंट के लिए इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अमृत मीटर, ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का देखेंगे अर्बनाइजेशन के लिए है, फोकसिंग स्टेबलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीवेज, ये सीवेज के लिए है, मतलब शहरी क्षेत्रों में जो है स्वच्छता को, सैनिटेशन को प्रमोट करना, ये उसका बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है। ये भी जो है प्लानिंग नीति आयोग का जो है एक बहुत बड़ा ये रहा है, इनिशिएटिव रहा है। इक्वालिटी इन रिलेशनशिप, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेट ए कोलैबोरेटिव एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबल बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन आयोग एंड स्टेट्स, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किसी तरह की जो है गैप ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो, ठीक है, दूरियां ना बने, उसको ख़त्म करने में भी जो है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और इस नीति आयोग के अगर देखें इसके अचीवमेंट्स को, ठीक है ना, तो ये क्या है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लास्ट में कंक्लूड करेंगे, ठीक है, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव अलाइंड विद द कंट्रीज लॉन्ग टर्म विजन, इसको ध्यान में रखते हुए जो है नीति आयोग काम कर रही है।
लास्ट में अगर आपको लिखना पड़े तो लास्ट में आप देखेंगे वे फॉरवर्ड में क्या कहा है। तो वे फॉरवर्ड में कुछ पॉइंट्स है। नीति आयोग नीडेड टू फंक्शन एज इंडिपेंडेंट थिंक टैंक विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये सब जो है आंसरेबल टू द पार्लियामेंट वुड मेक द मोर अकाउंटेबल, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे बताएंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंस मिले, अपने हिसाब से काम करिए, ठीक है। इसमें सरकार के हस्तक्षेप कम से कम हो और फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट हो। दूसरा ये है कि ये आंसरेबल हो पार्लियामेंट के डरे, ठीक है, अकाउंटेबल हो, संसद के प्रति अकाउंटेबल हो। और नीति आयोग नीड टू फोकस एंड स्ट्रेंथन द एस्पेक्ट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे के लोग जो हैं ऊपर के डिसीजन ना हो, लोकल लेवल पे पंचायत वगैरह के लोगों को भी जो है भागीदारी विकास में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये एक जो है पॉइंट्स है जिसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे DS7 का हमने 2 क्वेश्चन देखा था। एक था दोनों नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन है। पहला जो है नीति आयोग प्लानिंग कमीशन पे डिफरेंसेस पे है। दूसरा जो है उसके फंक्शंस में है कि किस तरह से प्लानिंग जो है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये DS7 का क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास PDF तो है। मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसका डेटा देंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में डेटा देंगे आप, ठीक है। उद्योगों में क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उसका डेटा देंगे। उस समय जो है खादान कितनी थी, हम कितने आत्मनिर्भर थे आज़ादी के समय, और प्लानिंग कमीशन के बनने के बाद हम आत्मनिर्भर बने। कुछ मॉडल्स का नाम बताएंगे। प्लानिंग कमीशन में जो मॉडल है, पहला मॉडल हेरोल्ड डॉमर मॉडल हो गया, दूसरा हो गया आपका महालिनोबिस मॉडल। इन सब मॉडल के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल देंगे, फैक्ट्स वगैरह को डालेंगे, आंसर को फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको जो PDF मिला है इस पर एक बार अच्छे से लिखेंगे क्लास को देखने के बाद, और अपने आंसर को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे। चलिए, आज डे 7 का जो क्वेश्चन था उसको वीडियो फॉर्म में हमने देखा कि कैसे डील करेंगे। अगले लेक्चर में जो डे 8 का क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है, उसकी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और किसी को कोई डाउट हो तो आगे ग्रुप में या पर्सनली मैसेज कर दे मुझे अगर कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन के बारे में, तो ठीक है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में डे 8 वाले में।